वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं सेलुलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ सेलुलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर लेसन 2। तो देखते हैं कि आपकी बुक में कौन से टॉपिक मौजूद है। ओके जी, साइटोस्केलेटन है जो है ये इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट्स and tubules, microtubules. It is scattered in the cytoplasm. Microtubules are made of tubulin protein and are used by cell to hold their shape. Microtubules also make cilia and flagella. Microfilaments are made of actin protein. These are used by cell to चेंज देयर शेप। ओके, ये एक एक्सोस्केलेटन जो है ये एक फिलामेंट्स धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, या ट्यूब्यूल्स। अगर फिलामेंट्स हैं तो उसको माइक्रोफिलामेंट्स बोलेंगे, अगर ट्यूब्स हैं तो उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे। ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये सेल को एक शक्ल देते हैं ख़ास, ठीक है। इनकी वजह से जैसे इंसान के अंदर जो है स्केलेटन होता है ना हड्डियों का, इस तरह ये हड्डियाँ तो नहीं लेकिन सेल को शेप देने के लिए जो है वो साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है। और ये जो है सीलिया और फ्लैजिला भी बनाते हैं। ये ऑर्गेनेली ऐसे ऑर्गेनेली जो कि जैसे कि आपका क्लैमिडोमोनास था और ये तैरने वाले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके मूवमेंट के स्ट्रक्चर हैं सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। तो ये वो भी बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से ही बनते हैं वो। माइक्रोट्यूब्यूल जो है एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ होता है जी, और ये जो है सेल इस्तेमाल करता है अपनी शेप चेंज करने के लिए, इनकी मदद लेता है। आप ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एक जाल सा बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये देखिए, सही है। ओके जी, इसके बाद आपका टॉपिक है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनेली है जो कि आपके साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, सेल के अंदर मौजूद होता है। दीज आर होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दीज आर 2 in number and are collectively called centrosome. Each centriole contains 9 triplets of microtubules. Their function is to form spindle fiber during cell division. Spindle fiber help in chromosome movement during cell division. ये जो ज़्यादातर सेंट्रियोल जो है ना ये तभी काम आते हैं जब सेल ने मज़ीद डिवाइड होना होता है या रिप्रोडक्शन फेस में, ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन फेस में ये जो है ना काम आते हैं सेल के रिप्रोडक्शन फेस में। तो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स ही होती हैं, होलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। और ये जो है एनिमल के सेल में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। और ये जो है या तो 2 होता है नंबर में और इसको जो है सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये सेंट्रियोल जो है ये 9 ट्रिपल्स 2 करके जो है ना 3 की उसमें फॉर्म में मौजूद है। देखिए ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए 3 करके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 की उसमें बनी हुई होती है सेट। और ये जो है इनका फंक्शन होता है कि जब डिवीजन हो रही होती है ना तो ये स्पेंडल फाइबर में क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल है और उसको उसकी मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। एक साइड से दूसरी साइड पे जब मूवमेंट होती है तो वो ये सेंट्रियोल की मदद से होती है। जब हम ये माइटोसिस और उसका पढ़ेंगे मियोसिस का तो आप तो ये सेंट्रियोल का जिक्र बहुत सुनेंगे और मैं उस वक्त आपसे पूछूंगी कि ये सेंट्रियोल किस लिए होते हैं। तो अभी ये जहन नशीन कर लें कि सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन के दौरान जो है वो क्रोमोसोम की मूवमेंट में मदद देते हैं, ठीक है। ये स्पेंडल फाइबर बनाते हैं, ठीक है। और स्पेंडल फाइबर जो है वो ये सेंट्रियोल से बनता है। ओके जी, आपका ऑर्गेनेली है नेक्स्ट लाइसोसोम। तो ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों कहा जाता है सुसाइड बैग। अच्छा, इसके अंदर लाइसोसोम जो है कंटेन स्टोरेज डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जी। दे ब्रेक डाउन फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन अ लाइसोसोम फ्यूजेस विद द वैक्यूल दैट कंटेन द मटेरियल एंड इट एंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल। लाइसोसोम की सिंगल मेम्ब्रेन होती है
और इसके अंदर जो है ना बहुत सख्त किस्म के जो है ना एंजाइम मौजूद होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि खाने को जो है ना बिल्कुल तोड़ के रख देते हैं। और इसके फंक्शन के दौरान जो है ना ये वैक्यूल के साथ जुड़ जाता है जाके, और फिर जो है जो इसके एंजाइम है वो जाके मटेरियल को तोड़ते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये जो है लाइसोसोम का जो सेल है ना, ये अगर ऑर्गेनेली है ना लाइसोसोम की, अगर डैमेज हो जाए इसके, तो इसके अगर एंजाइम बाहर आ जाए ना तो ये पूरे सेल को ही ख़त्म कर दे, तो इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। न्यूक्लियस, और ये खुद ही अपने आप को जब इसको ख़त्म करना होता है तो करता है। उसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो आपके पास टॉपिक है, मेन टॉपिक जो न्यूक्लियस है सबका, सेल का, जहाँ पे आपके जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। The most important and visible part of the cell is the nucleus. It is present in the center of the cell, animal cell. In mature plant cell, it is pushed to the side due to the presence of large central vacuole. The nucleus is bounded by double membrane called nuclear envelope. Inside nucleus there is a granular matrix called nucleoplasm, in which one or two nucleoli and chromosomes are present. The chromosomes are more visible in a dividing cell. In non-dividing cell, chromosomes are in the form of network of fine thread known as chromatin network. Chromosomes are made of, आगे पढ़ते हैं, पहले इनकी ट्रांसलेशन कर लूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है जी विजिबल पार्ट, नज़र आने वाला हिस्सा है न्यूक्लियस सेल का, और ये जो है एनिमल सेल में जो दरमियान में मौजूद होता है, जबकि जो प्लांट का सेल है उसमें साइड पे होता है। मैंने अभी आपको पहले भी लेसन में दिखाया है कि ये वैक्यूल की वजह से जो है न्यूक्लियस साइड पे हो जाता है प्लांट सेल में, मेच्योर प्लांट सेल में। उसके अलावा जी डबल मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द मौजूद होती है, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, कवर एनवेलप आपको पता है। और ये जो है इसके अंदर जो है ग्रेनुलर मैट्रिक्स होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी लिक्विड जैसा सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है वो एक या दो जो है वो न्यूक्लियोइड मौजूद होते हैं, और क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। तो जो क्रोमोसोम है ये ज़्यादा नज़र तब आते हैं जब सेल ने तकसीम होना होता है या नए सेल बनने होते हैं। अगर सेल ना बन रहे हों तो मतलब डिवीजन की कंडीशन में ना हो, रिप्रोडक्शन फेज में ना हो, तो क्रोमोसोम नज़र नहीं आते, हल्के हल्के बारीक से नेटवर्क की फॉर्म में नज़र आते हैं, जिसको आप क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं। और क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बने हुए हैं जी? आर मेड ऑफ ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं, डीएनए से और प्रोटीन से, एंड प्रोटीन से। तो डीएनए जी कंट्रोल ऑल द activities of the cell. The chromosome number is always specific for a particular species. For example, in human cell is 46, in radish 18, and in onion 16. The prokaryotic cell do not contain permanent nucleus, rather their chromosome is made of DNA only and is submerged in the cytoplasm. क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, जो कि एक प्रोटीन है। ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है ना, वो डीएनए करता है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना और कैसे करना है काम, सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर मौजूद होती है। और हर जो स्पीशी है उसका एक अपना नंबर होता है क्रोमोसोम का। जैसे हमारे सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 46 जो है वो क्रोमोसोम मौजूद होंगे, ठीक है। 24 मौजूद होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। गाजर है उसमें 18 है, प्याज है उसके सेल में 16 क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट्स में जो है जी कोई प्रॉपर न्यूक्लियस होता नहीं है, तो इसका जो डीएनए है ये बस इधर उधर इस साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। तो जी अब मेन टॉपिक जो है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बड़ा सुना है हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म सीम टू फॉल इनटू टू नेचुरल ग्रुप नॉन एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। दीज टू ग्रुप्स आर फंडामेंटली डिफरेंट। हर ऑर्गेनिज्म के दो किस्म के सेल, दो डिफरेंट ग्रुप में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है हर ऑर्गेनिज्म को। किसी को हम कहते हैं कि जी इसका सेल जो है ये यूकैरियोट्स हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स हैं। क्यों उनको हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कहते हैं ऑर्गेनिज्म को? क्योंकि उनका फंक्शनल उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। कैसे?
अब जो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि जिनकी बॉडी प्रोकैरियोट सेल से बनी है, तो वो उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता। उनके सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरी बात प्रोकैरियोट की कि जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो है वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम जो है छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है, लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, बड़ा एक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड और शुगर का। और जो है ये सेल वॉल जो है वो कंपेरेटिवली ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये छोटा होता है, स्मॉलर होता है इन साइज नैनोमीटर में, 0.5 नैनोमीटर में। इसमें आपके पास बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोट में आते हैं, ठीक है। उनकी सेल प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होती है। यूकैरियोटिक सेल टाइप जो है ये मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में जितने भी सेल हैं ये यूकैरियोटिक है। वो कैसे कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं। राइबोसोम जो है वो बड़ा होता है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है प्लांट्स में, काइटिन से बनी होती है फंगाई में। लार्जर साइज होता है यूकैरियोट सेल का 10 to 100 नैनोमीटर। उसके अलावा जो है ये प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल सारे जो है इनके सेल यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। आज के लेसन के लिए इतना ही। अपनी टीचर को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू।